नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 8 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसे नहीं देखें वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि किस स्थान को बंगाल सेना का नर्सरी कहा जाता था। तो बताना कि किस स्थान को बंगाल सेना का नर्सरी कहा जाता था। तो कौन सा स्थान था? तो देखिए अवध। तो देखिए कौन सा जगह था? तो अवध था, ठीक है। यानी कि अवध स्थान को बंगाल सेना का नर्सरी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? तो देखिए अवध को ब्रिटिश ऐतिहासिक ग्रंथों में अवध या फिर उध के, देखिए OUDH, युद्ध के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है। जो आधुनिक भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र और प्रस्तावित राज्य भी है। उसके बाद जान लीजिए कि सिपाहियों के परिवार ने अपने आसपास जो बदलाव देखे और जो खतरे उन्होंने महसूस किए, वे शीघ्र ही सिपाहियों के पेशे में चले गए, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि बंगाल सेना के अधिकांश सिपाहियों की भर्ती जो है ना, वो अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से ही की गई थी। उनमें से कई ब्राह्मण थे या फिर उच्च जातियों से थे। अवध को वास्तव में बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था, इसलिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या क्या कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो किस गैस की आवश्यकता होती है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे माल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद जल हो गया और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों मुख्य रूप से जरूरी होता है, ठीक है। कौन कौन सा? एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक वाटर, उसके बाद एक हो जाए सनलाइट होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज होता है, वो क्या जरूरत होता है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। उसके बाद जान लीजिए यहाँ से कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है वो हवा और मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल से यानी कि क्या था, और जल ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या क्या कि एक्सेल में कौन सी फंक्शन कुंजी एडिट मोड में जाने में सहायता करती है। तो बताइए कि एक्सेल में कौन सी फंक्शन कुंजी है जो एडिट मोड में जाने में सहायता करती है। तो कौन हो जाएगा? देखिए F2 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? F2। यानी कि आप ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो F5 है ना, ये F5 फंक्शन 5, इसका क्या काम होता है? तो फंक्शन 5 कुंजी का जो है वो गो टू डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए काम करा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो F3 है ये किस लिए होता है? तो F3 कुंजी एक्सेल में चयनित सेल में नाम पेस्ट करने या फिर सूची को पेस्ट करने में मदद करती है, ठीक है। उसके बाद ये जो F7 होता है ये क्या करता है? तो ये स्पेलिंग विकल्प वगैरह, देखिए स्पेलिंग चेक करने के लिए करा जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो मिस्टेक होता है, एरर होता है, उसके लिए चेक करने के लिए F7 का प्रयोग करा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कि 2020 यूनेस्को गिल्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार को प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है? तो जिनेथ बेदोया लिमा को। किसे? जिनेथ बेदोया लिमा को, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या क्या कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। तो बताना है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। कौन हो जाएगा? देखिए विनय पिटक हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? विनय पिटक। यानी कि आप ऑप्शन 2 तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बौद्ध ग्रंथ को ना 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। एक था त्रिपिटक, एक था शुद्ध पिटक और उसके बाद था अभिधम पिटक। तो त्रिपिटक में क्या बताया गया था? देखिए त्रिपिटक में बताया गया था कि यह प्राथमिक पाली भाषा के ग्रंथों का संग्रह है जो थेरवाद बौद्ध धर्म की सैद्धांतिक नींव बनाता है। इसमें प्राचीन टिप्पणियों के साथ भी शास्त्र थेरवाद ग्रंथों के समूचे निकाय का निर्माण करता है इसमें। उसके बाद देखिए सूत पीटक, इसमें क्या करा जाता है? तो सूत पीटक जो है वो बौद्ध धर्म ग्रंथों के मूल सैद्धांतिक खंड का गठन करने वाली ग्रंथों का एक व्यापक निकाय है, ठीक है। उसके बाद जो अभिधम पीटक है इसमें क्या करा गया है? अभिधम पीटक की थेरवाद बौद्ध परंपरा में विविध ग्रंथों का एक संग्रह है। और विनय पीटक और सूत पीटक के साथ इसमें त्रिपिटक विविध थेरवाद बौद्ध ग्रंथ की 3 संग्रह शामिल किया गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या क्या कि मई 2020 में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आई चक्रवात का क्या नाम है। तो बताइए कि मई 2020 में जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात आया था उसका क्या नाम था। तो क्या नाम था? अम्फान नाम था, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महाचक्रवात अम्फान को यह नाम थाईलैंड से मिला था, ठीक है। और अम्फान शब्द का मतलब क्या था? उम फन, क्या है? उम पून के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? आकाश होता है जिसका अर्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या क्या कि रॉलेट एक्ट के तहत निम्न में से कौन सा उपाय किया गया था। तो बताना है कि रॉलेट एक्ट के तहत निम्न में से कौन सा उपाय करा गया था। तो कौन सा उपाय किया गया था? तो देखिए बिना मुकदमे के कारावास, ठीक है। बिना मुकदमे के कारावास ये उपाय करा गया था। यानी कि आप ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, बिना मुकदमे के कारावास ब्रिटिश सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट के तहत उठाए गए उपायों में से एक था। यह कानून मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि शाही विधान परिषद के द्वारा पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट को 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। फिर जान लीजिए कि रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट लागू करने के जवाब में किया था। और जान लीजिए कि रॉलेट एक्ट पारित होने के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कि किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में 2019 ISSF विश्व कप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो कौन हो जाएगा? अपूर्वी चंदेला। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 2 तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जान लीजिए कि अपूर्वी चंदेला है ना, यह राजस्थान राज्य से ताल्लुक रखती है। ठीक है, और उन्हें 2016 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कि निम्न में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है? तो बताना है कि इनमें से कौन है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, यहाँ पे सेवा सदन जो है ना, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। ठीक है। फिर जान लीजिए चिदम्बरा को किसने लिखा है? तो चिदम्बरा को सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। ठीक है। असली कामायनी को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा है। और वामा को क्या लिखा? महादेवी वर्मा ने वामा लिखा है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी निम्न में से किस संगठन से जुड़े हुए हैं? तो बताना कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी है वो इनमें से किस संगठन से जुड़े हुए हैं? तो किस संगठन से जुड़े हुए हैं? तो बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 4 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कि भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। तो भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम क्या है? तो क्या नाम है? कोलकाता मेट्रो है। ठीक है, कौन सा? कोलकाता मेट्रो, यानी कि आप ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय रेलवे का हाल ही में जोड़ा गया 17वां जोन। ठीक है, ये कौन सा जोन बना? 17वां जोन, जो कि कोलकाता मेट्रो हुआ। ठीक है, और देश की सबसे पुरानी कोलकाता मेट्रो रेलवे ने 29 दिसंबर 2010 को भारतीय रेलवे का 17वां स्वतंत्र जोन बना दिया गया है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कि निम्न में से क्या अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण है? तो बताइए कि इनमें से क्या अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण है? तो क्या हो जाएगा? गरीबी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कि मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था? तो बताना है कि मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था? तो क्या स्थान था? तो 129वां स्थान था। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ऊपर स्थान किसका था उस समय? तो नॉर्वे का था। ठीक है, और सबसे अंतिम किसका था? नाइजर का था, जो कि 190वां स्थान था नाइजर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कि सबसे कम उम्र के यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताइए। तो सबसे कम उम्र के यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का क्या नाम है? तो क्या नाम हो जाएगा? मिली बॉबी ब्राउन। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या नाम है? मिली बॉबी ब्राउन। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कि निम्न धरोहर स्थलों में से किस में वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? तो बताना है कि इनमें से किस धरोहर स्थलों में से वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? तो किस में हो जाएगा? हम्पी में हो जाएगा। ठीक है, किसमें? हम्पी में, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है, जो कर्नाटक में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि हम्पी के खंडहर कला और वास्तुकला की उत्कृष्ट द्रविड़ शैली को दर्शाने वाले धरोहर स्थलों का एक संग्रह है। उसके बाद जान लीजिए कि विरूपाक्ष मंदिर इस स्थल पर सबसे महत्वपूर्ण धरोहर स्मारक है, जो हिंदुओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बना हुआ है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कि किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने 1920 के दशक में झांसी में सतर नदी के समीप पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से अपना आश्रय स्थापित किया था? तो किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद का जन्म जान लीजिए कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 ईस्वी को। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के भावरा गांव के जगह में। ठीक है, मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या कि मई 2019 में मुंबई के आखिरी बंदी सफेद बाघ की मृत्यु हो गई। तो उस बाघ का क्या नाम था? क्या नाम था उस बाघ का? तो देखिए, उस बाघ का नाम था बाजीराव। क्या नाम था? बाजीराव। ठीक है। देखिए, मई 2019 में मुंबई के आखिरी बंदी सफेद बाघ की मृत्यु हो गई और बाघ का नाम था बाजीराव। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में अंतिम बंदी सफेद बाघ की उम्र से संबंधित जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई थी। तो जंतु की उम्र कितना था? 18 साल था। ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि और उनके बारे में बाजीराव सबसे बड़ा नर बाघ भी था। ठीक है, नर था वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कि CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार अनुवांशिक अध्ययन किया है, और यह अध्ययन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? तो लक्षद्वीप में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? लक्षद्वीप में, यानी कि ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए CSIR का फुल फॉर्म जान लीजिए क्या था?
क्या है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एक बार फिर से सुन लीजिए, CSIR का फुल फॉर्म क्या था? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कि 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को सम्मिलित किया गया था? तो बताना है कि 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके समय में किस और भी आंदोलन को सम्मिलित कर लिया गया था? तो कौन सा आंदोलन था? तो देखिए खिलाफत आंदोलन था, ठीक। यानी कि आप ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि दोनों अली बंधु था, ये दोनों के द्वारा शुरू करा गया था, ठीक है। उसके वजह से जान लीजिए स्वदेशी आंदोलन, ये जो स्वदेशी आंदोलन था ना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा के खिलाफ बंगाल के स्वदेशी आंदोलनों की शुरुआत करा गया था। उसके देखिए होम रूल आंदोलन, ये जो होम रूल आंदोलन था ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जैसे नेताओं के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन के विकास और प्रचार को बढ़ावा दिया था, ठीक है। उसके जान लीजिए ये तो अगस्त क्रांति, ये जो अगस्त क्रांति है ना, ये आपका जान लीजिए कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने सभी भारतीयों को देश से ब्रिटिश उपनिवेशियों को निकालने के लिए करो या मरो का आह्वान किया था, इसी आंदोलन के तहत, ठीक है। कौन सा? अगस्त क्रांति के तहत, ठीक है। और इसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचक मंडल अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? ये किसका मानना था? तो गोविंद बल्लभ पंत जी का मानना था ये, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचक मंडल जो है वो अल्पसंख्यक के लिए आत्मघाती होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई शेष अधिकार नहीं है? ये किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान उधार के थैले के रूप में जाना जाता है और कई देशों के संविधान से इसकी विशेषताएं लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ठीक ही कहा था कि यह दुनिया भर में ज्ञात संविधानों को तोड़कर बनाया गया था, जिसमें से 25 भागों में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 5 परिशिष्ट और 98 संशोधन के साथ भारत का संविधान दुनिया के किसी भी स्वतंत्र देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स यानी कि PAI के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्यों के रूप में उभरा है? तो कौन उभरा है? केरल राज्य उभरा है, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कि भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार जब भारतीय ध्वज को अन्य देशों के ढांडों के साथ एक सीधी रेखा में प्रदर्शित किया जाता है तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए? तो क्या स्थिति होनी चाहिए? देखिए दाएं सिरे पर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन तब 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कि भारतीय हाई स्कूल छात्र टीम के द्वारा निर्मित और नासा द्वारा प्रक्षेपण किए गए पहले छात्र उपग्रह का नाम बताइए। तो क्या नाम था पहले उपग्रह का? तो कलाम उपग्रह था, ठीक है। कौन सा? कलाम उपग्रह। यानी कि आप ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उपग्रह का जो नाम है ना वो पूर्व राष्ट्रपति और परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है और इसे कलाम सेट कहा जाता है। इसे नासा के रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कि नवंबर 2020 में मुंबई में प्रक्षेपण की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो क्या नाम हो जाएगा? INS वागीर। क्या नाम होगा? INS वागीर, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कि COBOL यानी कि कोबोल का पूर्ण रूप बताना है। तो देखिए कोबोल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? देखिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। देखिए कोबोल का जो प्रयोग है ना वो व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के लिए करा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कूट नाम क्या है? तो बताइए कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कूट नाम क्या है? तो क्या कूट नाम है? देखिए स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम हो जाएगा? स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण कोड का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था, ठीक है। और इसे भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका कूट नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा, जो परमाणु शक्ति बन गया लास्ट में, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि कई प्रमुख भारतीय जनरलों की देखरेख में भारतीय सेना के द्वारा राजस्थान में सेना की आधार पोखरण परीक्षण श्रेणी पर बम विस्फोट किया गया था। फिर जान लीजिए कि भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस परीक्षण को शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के रूप में वर्णित किया था, ठीक है।
उसके जान लीजिए कि 1998 में भारत ने फिर से उसी स्थान पर परमाणु परीक्षण श्रृंखलाबद्ध किए गए और इसे पोखरण 2 नाम दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कि महात्मा गांधी राजनीति में किसे अपना गुरु मानते थे। तो बताना है कि महात्मा गांधी राजनीति में किसे अपना गुरु मानते थे। तो किसे गुरु मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक भी थे और उन्हें महात्मा गांधी के गुरु के रूप में जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है और वह था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए महात्मा गांधी को भारत की यात्रा करने के लिए निर्देश भी दिया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कि विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है। तो बताना है कि विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी, देखिए ट्रांस साइबेरियन रेलवे, यानी कि आप ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। और जान लीजिए कि ये जो पूरा है ना, ये लाइन, ये यात्रा को पूरा करने में लगभग 167 घंटे 6 दिन लग जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कि लिटमस विलियन डैश से प्राप्त होता है। तो बताना है कि लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लाइकेन का जो उपयोग है यह निर्धारित करने के लिए करा जाता है कि समाधान तटस्थ अम्लीय क्षारीय है, आशुत जल में इसका मोवी यानी कि बैंगनी रंग होता है, ठीक है। आशुत जल में इसका रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। और अम्ल विलयन में डालने पर यह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। और जब एक मूल घोल में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। फिर यहां से जान लीजिए कि लाइकेन ऐसे पौधे होते हैं जो थैलोफाइटा समूह के होते हैं। लिटमस विलयन प्राप्त करने के लिए लाइकेन को कुचलने और पीसने का कार्य किया जाता है और फिर आवश्यक लिटमस घोल प्राप्त कर लिया जाता है और उसको रंगों को तटस्थ पानी में मिलाया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कि जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, देखिए ट्रक खेती कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कि निम्न में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है। तो बताना कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन होता है। तो कहां पर होता है, देखिए तमिलनाडु राज्य में होता है, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कि 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में किस शहर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तो किस शहर ने दूसरा स्थान हासिल किया है, तो सूरत ने, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। और पहला स्थान पर कौन था, तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, ठीक है। और दूसरा स्थान था सूरत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कि भेल का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए ये जो भेल है इसका पूर्ण रूप बताना है। तो क्या था, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, क्या होता, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कि असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था। तो बताना है कि असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था। तो कहाँ पर खोजा गया था, डिगबोई में, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो बताइए कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को। यानी कि आप ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन नामक उपकरण का आविष्कार किया था जो आज के कंप्यूटर का एक मॉडल है। चूंकि वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमें कंप्यूटर का मूल विचार दिया था, इसीलिए उन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा क्षेत्र है। तो बताना है कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा क्षेत्र है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए ऊर्जा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा क्षेत्र ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा योगदान करता है जो कुल उत्सर्जन का 2/3 हिस्सा है। इसके बाद कृषि क्षेत्र का स्थान आता है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का लगभग 20% है। उसके बाद जान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित अवरक्त ऊर्जा यानी कि उष्ण ऊर्जा को अवशोषित करती है और इसे वापस पृथ्वी की सतह पर भेज देती है। फिर जान लीजिए कि प्राथमिक जैसे ग्रीन हाउस गैसें जो है ना, पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को फंसाती है और ग्रह को गर्म रखता है इससे। जिसमें से कौन कौन सा गैस आ जाएगा, देखिए जलवाष्प होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रमुख गैसें हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कि हम BMI की गणना कैसे करते हैं। तो बताना कि हम लोग जो BMI का गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए बॉडी मास प्रति मीटर में ऊंचाई का वर्ग करके। यानी कि आप ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि व्यक्ति का वजन नापते हैं, ठीक है, जो केजी में लेते हैं। फिर उसका ऊंचाई लेते हैं मीटर में, ठीक है। उसके बाद वजन को ऊंचाई के वर्ग से विभाजित कर देते हैं और यह आंकड़ा जो है लगभग 18.5 से कम है तो व्यक्ति कुपोषित माना जाएगा। अगर 18.5 से कम है तो कुपोषित होगा और 25 से ज्यादा होगा तो क्या वजन वाला कहलाएगा व्यक्ति, ठीक है। और यह मानदंड जो है बढ़ते बच्चों पर लागू नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कि खाद्य दृढ़ीकरण की आवश्यकता है डैश पर बनाए रखने के लिए। किसको बनाए रखने के लिए, तो शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कि कोशिका जीव विज्ञान में प्रयुक्त जीन क्या है। तो जीन क्या है, तो देखिए यह वंशागति की एक इकाई है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जीन होता क्या है, तो जीवित प्राणियों में एक जीन वंशागति की एक इकाई होती है। यह जनन से संततियों में अनुक्रमवांशिकता के गुण के संचरण के लिए नियंत्रण करता है और यह इंगित करता है कि संतति को जनक के कुछ लक्षण वंशागत में मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए यदि किसी पिता की आंखें भूरा है ना, तो उसका संतान की आंखें भी क्या होगा, भूरी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।